को लेकर युवाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थी और जो हिंसा का दौर है अभी थमा नहीं है और बनने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच चुका है। विरोध प्रदर्शन लगातार 5वें दिन जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे को 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम पीएम का ऐलान नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सुशीला काकी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसी के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, पहले तो आप ये बताइए कि नेपाल में जो भी हिंसा हो रही थी उसकी ताजा स्थिति क्या है? हालत अभी भी जो है वो काबू में है या बिगड़ती नजर आ रही है? देखिए, हालात तो सेना के कंट्रोल में है, क्योंकि नेपाली सेना जो है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सेना कभी भी सत्ता या राजशाही के सपोर्ट में नहीं रही। सेना वहां पर देश के प्रति समर्पित रही और वो सेना सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए काम करती रही। ये आज नहीं, ये नेपाली सेना का इतिहास है, जिसकी वजह से इतना सब होने के बावजूद भी ओली ने सेना से सलाह ली, सेना से चीजों पर नियंत्रण करने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री ने तो जो सेनापति थे उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि देखिए, आप स्पष्ट रूप से आप इतनी सी बात आप जान लें कि आप इस्तीफा दे दें, बाकी जो चीजें हम देख लेंगे। उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सेना ने जब ये चीज कह दी थी तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा और कोई चारा बचता नहीं था। चलिए, वो एक दौर रहा। उसके बाद अभी स्थिति वहां पे सेना ने पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में है और कई स्थानों पर सेना ने पूरा कर्फ्यू लगा रखा है। 3 से 4 दिन हो चुका है कर्फ्यू लगा हुआ है दिव्या, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे छुटपुट हिंसा और कई जगहों पे उपद्रव तंत्र जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिव्या सर, अब तक मरने वालों की जो आंकड़े हैं वो 51 बताए जा रहे हैं, काफी ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। तो क्या सरकार का कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा? जी देखिए, सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाने की जहां तक बात है, कदम उठाए गए हैं, तभी जाके जो प्रदर्शन हो रहा था वो रुका। लेकिन उसमें से काफी लोग ऐसे जो गंभीर घायल हो गए थे और उन्हीं लोगों में से ये मौतों का आंकड़ा ये निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा था। फिलहाल 51 लोगों की मौत का आंकड़ा हमारे सामने इसमें निकल कर आया है और अभी भी 300 से 400 के लगभग लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आके ये आंकड़ा निकल के आया है, जिसको लेकर अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा संभव नहीं है दिव्या। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन रहा, ये आंदोलन तो शुरू हुआ था सोशल मीडिया के बैन को लेकर, लेकिन इस आंदोलन के पीछे के जो परिदृश्य रहे, जो पीछे की पृष्ठभूमि रही, वो बड़ी ही भयावह है, खास करके नेपाल के लिए। नेपाल में टूरिज्म पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, होटल व्यापारी पूरी तरह से परेशान है। नेपाल में रोजमर्रा के जीवन की जो चीजें हैं वो मिलनी बंद हो गई हैं, क्योंकि बॉर्डर चारों तरफ से सील है, कहीं से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ आ नहीं पा रहा है। 3 दिन के बॉर्डर सील के बाद तो कल भारत के बॉर्डर से तेल के टैंकर्स भेजे गए, क्योंकि नेपाल में तेल खत्म हो चुका था। उसी तरह से जो रोजमर्रा की रिफाइन है, आटा, चावल, गेहूं, इन सब चीजों की इतनी किल्लत हो चुकी है कि वहां पर लोग को 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। प्लस जो नेपाल का मेन कारोबार है वो है पर्यटन। पर्यटन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने पे वहां पर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा वो रहता है। 4 दिन से जब से ये दंगे हुए हैं, जब से ये प्रदर्शन हुआ है, तब से पशुपतिनाथ का मंदिर बन जा रहा है। ये सारी चीजें मिलाकर अगर हम देखें दिव्या, तो नेपाल इस समय बहुत ही बुरे हालात में गुजर रहा है और ऐसे में अभी 48 घंटे बीत जाने के बाद राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री को लेकर किसी भी नाम का तय न हो पाना एक बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जैन गुट जिसने ये आपका प्रदर्शन किया, उनमें ही आपस में समर्थन नहीं बन पा रहा है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। कल आपस में ही 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से कल ये निर्णय नहीं हो पाया। तो स्थिति अगर देखा जाए दिव्या, तो बहुत ही अभी भयावह स्थिति है। ऐसे में कुछ भी कह पाना थोड़ा सा बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है दिव्या। सर, अभी
नेपाल के प्रधानमंत्री को पद को खाली हुए 48 घंटे हुए और कहीं ना कहीं सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुशीला कार्की भारत समर्थित हैं, भारत के समर्थन में रही हैं। वो हमेशा से बीएचयू से उन्होंने अपनी एजुकेशन की है, भारत से उनका बहुत बड़ा लगाव है। हालांकि कुछ ऐसे गुट थे जो सुशीला कार्की को पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भारत समर्थक थी, लेकिन ऐसे में भारत के खिलाफ जो लोग थे उनको भी कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। हालांकि अब जाके एक सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आई है वो ये है कि राष्ट्रपति संसद भंग करने को तैयार अभी नहीं है और सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय हो चुका है। ऐसी स्थिति में देखते हैं। और मैं सुशीला कार्की के बारे में बता दूं कि बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखा है उन्होंने। 2016 नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कई बार सख्त बयान दे चुकी हैं, जिसको लेकर वो जानी जाती हैं। दिव्या, प्रधानमंत्री को लेकर काफी विरोध चल रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं में ये निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर वो किसे प्रधानमंत्री के तौर पे चुनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इससे लेकर दो गुटों में आपस में विवाद हो गए हैं। तो इससे क्या हालत और गंभीर भी हो सकते हैं या फिर लोग आपस में तय कर लेंगे कि हाँ? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। उसका उग्र प्रदर्शन होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इस तरह से संसद में आग लगा देना, कोर्ट्स में आग लगा देना, चीजों में, सरकारी संसाधनों में आग लगा देना, ये किसी भी प्रदर्शन की परिभाषा नहीं हो सकती। यही बांग्लादेश में हुआ, वही अफगानिस्तान में हुआ, वही नेपाल में हुआ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक वो तो है इसमें। और जिन लोगों ने राजनीति करके इतना बड़ा आंदोलन कराया, दंगा कराया, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। सुशीला कार्की अगर प्रधानमंत्री बनती है तो ऐसी स्थिति में भारत समर्थित है और भारत ऐसे पूरे मामले में नेपाल को पूर्णतया समर्थन देता आया है, सहयोग करता आया है और वो करेगा। और भारत का सहयोग अगर नेपाल को मिल जाता है तो दोबारा से नेपाल में कोई दंगा कर पाना या अराजकता फैला पाना किसी के बस का नहीं होगा। तो इसलिए ये गुट आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ गुट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वहाँ सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बने। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि सुशीला कार्की जैसी महिला जो है प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उसके बनते ही देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उनको देश से मतलब नहीं, उनको मतलब है अपने स्वार्थ से। तो स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में ये सारी रामलीला और रामायण हो रही है और कोई बात नहीं है। दिव्या, वहाँ के राजनीतिक हलकों को लेकर की क्या प्रतिक्रिया है, मतलब किसे प्रधानमंत्री चुनना पसंद करें? देखिए, राजनीतिक हलकों का तो कोई बल नहीं रहा, क्योंकि अभी वहाँ पे कोई कुछ भी बोल के मरना नहीं चाहता है। पता चला जनता आके उनके घर को आग लगा के फूंक देगी। राजनीतिक हलकों में जो भी व्यक्तित्व थे वो सब अभी न्यूट्रल हो चुके हैं। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई इस तरह का बयान देकर अपनी गर्दन नहीं फंसाना चाहता। दिव्या, सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए क्या कुछ हमारे संपादक ने कहा। तो फिलहाल नेपाल में सियासी संकट और सड़क पर हिस्सा दोनों ही गहराते दिख रहे हैं। एक तरफ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर अंतिम मोहर नहीं लग पा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल में अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, किसे